चैप्टर 25 अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। वन्या और समक्ष की बातों में कुछ राज छुपे थे। दोनों एक साथ रह रहे थे, लेकिन अपने अपने मकसद के लिए। रात के वक्त वन्या डाइनिंग हॉल में खाना लगा रही थी, तभी उसके पास एक फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठाकर कहा, तुम्हें मना किया है ना, कॉल मत करो मुझे। तभी वहां से एक आवाज़ आई, बॉस को तुम परसों सुबह तक चंडीगढ़ में चाहिए। ये कहकर सामने वाले ने फ़ोन कट कर दिया। वन्या के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए, ये सोचकर कि वो तो दिल्ली में, अब चंडीगढ़ क्या बहाने बना कर जाए। तभी उससे अपने कानों में किसी की आवाज़ सुनाई दी, किस मकसद से आई हो यहाँ। वन्या ने सर घुमाकर देखा तो वहाँ सताक्षी थी, जो उसे जिज्ञासा से देख रही थी, जैसे उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही हो। सताक्षी वन्या के पास आते हुए बोली, जो तुम करने आई हो ना, मैं तुम्हें वो नहीं करने दूंगी। वन्या को इतना गुस्सा आया कि उसका मन कर रहा था सताक्षी को उठाकर फेंक दे, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ आई। उसने तुरंत अपनी चेहरे के भाव बदलकर आंखों में नरमी के भाव लिए कहा, आओ खाना खा लो, सुबह से शराब पीकर पेट नहीं भरा होगा। सताक्षी बस मुंह खोल वन्या को देखती रही। उसे लगा ये कोई मासूम सी भोली भाली होगी, जिससे वो बड़ी आसानी से अपने रास्ते से हटा देगी, लेकिन ये तो कोई और ही चीज़ निकली। तभी समक्ष ने कहा, मैंने डिस्टर्ब किया तो नहीं किया तुम दोनों को? वन्या ने कहा, नहीं, मैं तो बस सताक्षी को खाना खाने को कह रही थी। आप भी आ जाओ, खाना तैयार है। समक्ष सर हिलाकर रूम में चला गया। सताक्षी ने गुस्से में कहा, मैं समक्ष के सामने तुम्हारी सच्चाई लाकर रहूंगी। तुम किसी मकसद से यहाँ आई हो, जितनी भोली तुम बनती हो उतनी हो नहीं। वन्या ने समक्ष को जाते देख कहा, जरूर, मैं भी इसी इंतजार में हूँ कब मेरी सच्चाई बाहर आए। फिर कमरे की तरफ जाते हुए धीरे से सताक्षी के कान में बोली, वैसे जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। ये कहकर वन्या मुस्कुराते हुए चली गई और सताक्षी के सर पर पसीना आने लगा। खाना खाने के बाद समक्ष और वन्या अपने रूम में जा रहे थे कि बीच में ही सताक्षी ने कहा, समक्ष, मुझे तुम्हारे साथ रहकर अभी आगे कुछ कहती कि समक्ष ने कहा, मैं सुबह बात करता हूँ तुमसे, फिलहाल मैं अब बहुत थक गया हूँ। ये बोल समक्ष ने जाते हुए कहा, ये लड़की तो वन्या के सामने मेरी सच्चाई लाकर रहेगी, कुछ करना पड़ेगा इसका। वन्या ने समक्ष के पीछे कमरे में आते हुए कहा, मुझ आपसे कुछ बात करनी थी। समक्ष, हाँ कहो। वन्या कुछ बोलती कि उसे पहले उसका फ़ोन बज गया। वन्या ने फ़ोन उठाया कि उधर से आवाज़ आई, क्या मैं मिस वन्या से बात कर रहा हूँ? वन्या, जी हाँ, आप कौन? उधर से फिर आवाज़ आई, हाय, मैं सोहम हूँ, मैं एसएस एंटरप्राइजेस से बात कर रहा हूँ। आपका रिज्यूमे सेलेक्ट कर लिया गया है, कल आपका इंटरव्यू है, आप शार्प 10 बजे ऑफिस आ जाएं। वन्या खुश होकर, ओके, थैंक यू। वन्या खुश होकर सीधा समक्ष के गले लग गई और उसके गाल पर किस करके हुए खुश होकर कहा, मुझे एसएस एंटरप्राइजेस से कॉल आ गया, कल मेरा इंटरव्यू, मैं बहुत खुश हूँ। ये कहकर उसने दोबारा समक्ष के गाल पर किस कर दिया। वन्या अपनी एक्साइटमेंट में भूल गई कि उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। समक्ष, जो कब से अपने आप को संभाले बैठा था, वन्या के दूसरी बार गाल पर किस करते ही अपने होश खो बैठा और एक झटके में वन्या को गोद में उठाकर बेड पर ले गया। वन्या अब जाकर होश में आई। उसे अब एहसास हुआ कि उसने अभी अभी क्या कर दिया है। वन्या ने डर भरी नज़रों से समक्ष को देखा, जिसकी आंखों में उसे आज अलग एहसास दिख रहे थे। समक्ष ने वन्या को बड़े आराम से बिस्तर पर लेटा दिया और दोनों हाथ वन्या के ऊपर की तरफ बांध दिए अपने एक हाथ से। समक्ष ने अपना चेहरा वन्या की गर्दन में ले जाकर बहुत तेज वन्या को काट लिया। वन्या के मुंह से आह निकल गई और वो झटके से पलटने लगी कि समक्ष उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों पैरों को अपने पैरों के बीच लॉक कर दिया। समक्ष ने वापस अपना चेहरा उसकी गर्दन में ले जाकर काटने वाली जगह बड़े प्यार से चुमने लगा और लिक करने लगा। धीरे धीरे समक्ष पर वन्या की खुशबू असर करती गई। अब समक्ष अग्रसर होने लगा था। वन्या की हालत खराब हो रही थी, उसके पैर भी डर की वजह से हिलने लगे। समक्ष गर्दन को चुमकर या लोब को काट कर बड़ी धीमी में कहता है, तुम्हें कितनी बार कहा मेरे अंदर के सोए एहसासों को मत जगाओ, अगर ये जाग गए तो तुम्हें बिस्तर से नीचे उतरने तक की इजाज़त भी नहीं दूंगा।
वन्या ने समक्ष को देखते हुए कहा। सॉरी। समक्ष ने वन्या के ठुड्डी के तिल को चूम कर कहा, काश मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया होता तो आज मैं सारी हदें तोड़ देता। ये कहकर समक्ष वन्या के ऊपर से हटा और वापस से उसे अपने ऊपर करके कहा, सो जाओ, सुबह इंटरव्यू है तुम्हारा। वही सताक्षी अपने फोन पर कह रही थी, मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए। ये लड़की जितना सोचा था उससे ज्यादा चालाक है। मुझे बिना किसी की नज़र में आए ये काम करना है, तब तक शांत बैठो। सुबह का वक्त। वन्या कंफ्यूजन में पूरे हॉल को देख रही थी। सताक्षी जो अभी आधी नींद में थी उसने कहा, ऐसे क्या घूर रही हो घर को? क्या इतना बड़ा घर पहले कभी नहीं देखा? हाँ, देखोगी भी कैसे? मिडिल क्लास जो हो। वन्या जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, वो मैं देख रही थी कभी जरूरत पड़े तो तुम्हें कहाँ बांध के रख सकूं ताकि तुम किसी को नजर न आओ। सताक्षी की आंखें ये सुनकर बड़ी हो गई। फिर उसने गुस्से में कहा, तुम सताक्षी वालिया को धमकी दे रही हो युबला। सताक्षी कुछ कहती कि वन्या ने कहा, ये गलती नहीं, तुम कोई भी हो लेकिन मेरे रास्ते में मत आना और गाली देने की सोचना भी मत, वरना वापस लंदन जाने लायक भी नहीं रहोगी। तभी 2 डिलीवरी बॉय गेट पर आए और ऊपर से समक्ष भी शावर लेकर आया। उसने आकर पूछा, ये सब क्या है? वन्या ने सामान रख साइन करते हुए कहा, ये मैंने मंगवाया है। समक्ष पर ये है क्या? वन्या अभी पता चल जाएगा। ये कह वन्या हाल के जस्ट साइड का एक गेट खोला। वो एक छोटे मंदिर जैसा लग रहा था और सामान अनपैक करते हुए वहां रखना शुरू किया। वो भगवान की मूर्तियां थी और उनकी पूजा और सजावट का सारा सामान। वन्या ने कहा, जब से इस घर में आई हूँ तब से कुछ कमी लग रही थी, फिर सुबह ध्यान आया यहाँ मंदिर नहीं तो बस वही बना रही हूँ। सताक्षी, लेकिन समक्ष और मैं इन सब में विश्वास नहीं करते। वन्या, कोई नहीं सताक्षी, पर मैं करती हूँ, इसलिए अपने लिए छोटा सा मंदिर बना लिया। मुझे उम्मीद है कि तुम इतना एडजस्ट कर लोगी। फिर धीमी आवाज में, जैसे मैं कर रही हूँ। समक्ष ने इस पर कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया और कहा, वन्या रेडी हो? ये सब बाद में कर लेना, तुम्हारा इंटरव्यू है। वन्या, हाँ मैं अभी आई, तब तक आप ब्रेकफास्ट करो। एसएस एंटरप्राइजेज। वन्या एक बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी जिस पर एसएस एंटरप्राइजेज लिखा था। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, ये मंजिल मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जाएगी। वन्या फिर बड़ी मासूमियत के भाव लेकर अंदर गई और उसे सोहम दिखा जो शायद उसी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उनकी लेडी बॉस पहली बार ऑफिस आ रही थी। अगर उसे कोई दिक्कत होती तो समक्ष पता नहीं क्या करता। वन्या ने सोहम को देखकर कहा, जी मेरा इंटरव्यू है आज। सोहम ने बड़े विनम्र तरीके से कहा, आप सेकंड फ्लोर पर चले जाएं। वन्या, मुझे कंपनी के मैनेजर से मिलना है। सोहम, जी मैं ही हूँ, आपको मैंने ही फ़ोन किया था। वन्या ने स्माइल करके ओके कहा और फिर रास्ता पूछ लिफ्ट की तरफ चली गई। वही समक्ष के साथ उसके सभी दोस्त बैठे वन्या के हर पल को बड़ी बारीकी से देख रहे थे। समक्ष ने अर्पित को कहा, जाओ तुम उसका इंटरव्यू लो। निमित, इसे मत भेज भाई, इसके मुंह से कुछ उल्टा निकल जाएगा और वन्या को तुझ पर शक हो जाएगा। अर्पित मुंह बनाकर, तो क्या हुआ, वो मेरी भाभी है, उनसे मजाक नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? जीविन, लेकिन अभी उन्हें नहीं पता ना कि उनका एक नालायक देवर भी है। अर्पित, इतना है तो तू जाना। निमित, हाँ जीविन तू जा, तापस और मैं तो मिल लिए भाभी से, अब तेरी बारी। जीविन उन सब के कहने पर चला गया। तभी निमित ने कहा, परसों चंडीगढ़ जाना जरूरी है, मीटिंग है और गोदाम में भी माल रखवाना है, लेकिन इस बार उन लोगों की सुरक्षा बहुत टाइट है। कैसे करेंगे और भाभी को क्या बोलेगा? समक्ष शैतानी तरीके से, बेदियां जितनी भी मजबूत क्यों ना हो, तोड़ने वाला तोड़ ही देता है। और किटन मेरे साथ ही चलेगी उन बेदियों को तोड़ने के लिए। आगे जाने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ। चैप्टर 26। मेरी किटन चालाकी जानती है। कुछ देर की चर्चा के बाद जीवन एक ऑफिस में रोब से बैठ गया। उसके कान में ब्लूटूथ लगा था जिससे वो समक्ष की और केबिन की सारी बातें सुन रहा था। फिर वन्या का इंतजार करने लगा। तभी गेट पर नॉक हुआ। जीवन ने कमिनन कहकर एक फाइल उठा ली। अर्पित लैपटॉप में देखते हुए बोला, ये कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा, इससे बढ़िया मुझे भेज देते। ये सुन सब उसे ऐसे घूरने लगे जैसे कहकर रहे हों, बाहर निकल जाओ अभी के अभी। अर्पित ने कहा, दोस्तों वहाँ फोकस करो। वन्या ने आकर ग्रीट किया। जीवन ने जवाब देकर
सीट ऑफर की वन्या थैंक यू बोल बैठ गई और अपने डॉक्यूमेंट वाली फाइल आगे बढ़ा दी। जिविन ने दस्तावेज देखे और कुछ प्रश्न पूछे। वन्या ने सभी सवालों का कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। तभी समक्ष की आवाज जिविन के कान में पड़ी, जो उससे एक कठिन प्रश्न पूछने को कह रहा था जो वन्या ने पढ़ा भी नहीं होगा उनके अनुसार। जिविन का मन नहीं था ये सवाल पूछने का, वो पहले से ही बहुत प्रभावित था वन्या की नॉलेज से, लेकिन समक्ष के आगे किसकी चली है। जिविन ने सवाल पूछा तो वन्या ने 2 मिनट का पॉज ले लिया। ये देख समक्ष के चेहरे पर शातिर स्माइल आ गई और तभी गायब हो गई जब वन्या का जवाब उसने सुना। जिविन भी हैरानी से देखता रहा वन्या को। जिविन ने वन्या से हाथ मिलाते हुए कहा, आप कल से सीईओ के पर्सनल असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन कर सकती हैं। वन्या शॉक होकर, क्या सीईओ के असिस्टेंट के रूप में? जिविन, क्यों, आपको कोई समस्या है? आपको वेतन अच्छी मिलेगी। वन्या, पर मेरे पास इस रोल के लिए एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने इंटर्नशिप भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में करी है। जिविन काइंड नेचर से बोला, डोंट वरी, वी विल हेल्प यू। वन्या खुश होकर, ओके थैंक यू सो मच। जिविन, अब आप जा सकते हैं, बाकी जानकारी हम आपको मेल कर देंगे। वन्या फिर सर हिलाकर जाने लगी। जिविन ने वन्या को रोकर कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? वन्या, जी जरूर। जिविन ने फिर उस प्रश्न के बारे में पूछा जिसका जवाब उनके हिसाब से वन्या को नहीं पता था। वन्या ने मुस्कुराकर कहा, मैंने एक उपन्यास में पढ़ा था ये विषय और इस बारे में थोड़ी रिसर्च भी की थी। जिविन ने सर हिला दिया। समक्ष ने वन्या का जवाब सुन मन में कहा, मेरी किटन चालाकी जानती है। वन्या एसएस एंटरप्राइजेस से बाहर निकलती हुई बोली, मुझ पर नज़र रखना अच्छी बात है और मुझे कच्चा खिलाड़ी समझना बहुत अच्छी बात है। वन्या जाकर टैक्सी में बैठ गई और एक फ़ोन लगाते हुआ कहा, मुझे एसएस कंपनी में जगह मिल गई है, अब आगे क्या करना है? सामने से एक आवाज़ आई, वो बाद में सोचते हैं, पहले चंडीगढ़ का केस संभालो, कल ब्लैकजैक का माल चंडीगढ़ आ रहा है और उनकी हाई लेवल मीटिंग भी है, तुम उसे लीड करने के लिए आ जाओ। वन्या ने ओके कहकर कॉल कट कर दिया। जब वो घर के अंदर गई तो उसे लगा कोई उसे देख रहा है। जब वन्या ने चारों तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। वन्या ने वहम समझा और अपने कमरे को लॉक करके लैपटॉप पर काम करने लगी। शाम के वक्त समक्ष आया। उसने देखा वन्या गार्डन में बैठ नए पौधे लगा रही थी। समक्ष ने आकर कहा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, ये सब कोई और कर लेगा। वन्या, अरे ये घर हमारा है ना, तो मुझे करने दो ये काम, और मैं तो वैसे ही इन्हें गिफ्ट दे रही थी। समक्ष कंफ्यूज्ड होकर, कौन सा और कैसा गिफ्ट? वन्या, देखो हम इनसे ऑक्सीजन लेते हैं ना, हम इनसे वो मूल्यवान चीज लेते हैं जिसके बिना हम जी नहीं सकते। अब इन नए पौधों को लगाकर इनके लिए नया सपोर्ट सिस्टम दे रही हूँ। दूसरे शब्दों में कहूँ तो नए दोस्त, ताकि ये बोर ना हो और खुश रहकर अपना काम करते रहे। अपने नए दोस्तों के साथ ओपन माउथ स्माइल। इतना बड़ा लेक्चर देकर वन्या ने समक्ष को देखा जो उससे कहीं नहीं दिखा। तभी उसे अपने कान के पास किसी की सांसें सुनाई दी। वन्या समझ गई ये समक्ष ही है। तभी उसे समक्ष की आवाज सुनाई दी जो कह रहा था, तुम सबके बारे में इतना सोचती हो, मेरी बारी कब आएगी? मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा जिसके बिना तुम जी नहीं सकती, जो तुम्हें एक दिन अपनी इतनी कीमती चीज देगा जो हर लड़की के लिए जरूरी है? बोलो। ये कहकर समक्ष ने वन्या का कान काट लिया। वन्या ने कहा, आप इतनी गंदी बातें कैसे कर लेते हैं? समक्ष वन्या को अपने सामने कर, ये तो हर शादी में जरूरी है ना, तो गंदी बातें कैसे हुई? और तुम कब मेरी होगी? हमारी शादी को कल 1 महीना होने वाला है। कितना वक्त और चाहिए तुम्हें? वन्या इन सवालों से घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इनके क्या जवाब दे। वो समक्ष की नहीं हो सकती, क्योंकि उसका मकसद उसके साथ रहने का कुछ और है। वन्या ने आंखें नीची करके कहा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ये वक्त, बस थोड़ा और इंतजार कर लो। समक्ष, उफ, मार डालोगी तुम मुझे किसी दिन अपनी राजभरी गहरी आंखों से जो झुक जाती है राजों के बोझ से। ना जाने क्या छुपा रखा है तुमने। वन्या भी खोए हुए, जब वक्त आएगा सब बाहर आ जाएगा अपने आप। समक्ष गहरी नजरों से वन्या को देखते हुए, क्या मतलब? वन्या बात बदल कर, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। समक्ष, हाँ, लेकिन पहले जाओ शावर ले लो और 2 कॉफी बनाकर छत पर ले आना। वन्या ओके कहकर चली गई। वन्या और समक्ष टेरेस पर बैठ सनसेट एंजॉय कर रहे थे।
अब मौसम में हल्की ठंडी हवा घुलने लगी थी। समक्ष कॉफी का सिप लेते हुए, तुम्हें इतनी अच्छी कुकिंग किसने सिखाई? वन्या माँ ने, क्योंकि उनके अनुसार खाना बनाना दोनों को आना चाहिए, सिर्फ लड़की को इसलिए नहीं कि उसने ससुराल जाना है, लड़कों को भी, क्योंकि लाइफ में सिचुएशन कोई भी कैसी भी आ सकती है। समक्ष दर्द भरी आवाज में, क्या माँ ऐसी ही होती है? वन्या समक्ष को देखते हुए, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? समक्ष, मैं कभी अपनी माँ से नहीं मिला न, इसलिए ये बोलते हुए उसकी आवाज में उदासीपन था, जैसे उसे कहीं ना कहीं फैमिली का ना होना चुभता है। वन्या उसे दर्द में देख सब भूल गई। वन्या, कभी मेरी माँ के पास रहकर देखना, वो आपका हर दर्द मिटा देगी। ऐसा वन्या ने इसलिए कहा क्योंकि अब जब वन्या शादी के बाद घर गई थी, तब सुमित्रा जी ने कहा था समक्ष का देखकर, समक्ष को फैमिली से जोड़ने, पहले उससे उन रिश्तों पर विश्वास करवा, तब वो पूरी तरह इस घर को अपना ससुराल मानेगा। समक्ष, हाँ कोशिश करूंगा। समक्ष ने फिर बात बदलते हुए कहा, तुम्हें कुछ बात करनी थी ना, कहो। वन्या, वो मुझे कल कहीं जाना। अभी वन्या लाइन पूरी करती है, समक्ष ने कहा, अरे हाँ, जाने से याद आया, कल तैयार रहना, हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। वन्या ने खुश होकर कहा, क्यों? समक्ष शक की निगाहों से, तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? वन्या ने समक्ष के सामने अपने एक्सप्रेशन नहीं बदले, वरना समक्ष को उस पर शक हो जाता। वन्या वैसे ही स्माइल करते हुए, वो मुझे दर्शनी माँ से मिलना था, याद आ रही है उनकी। समक्ष, ठीक है, कल सुबह तैयार रहना। अगली सुबह सताक्षी वन्या को घूर रही थी। वन्या ने आरती का थाल रखते हुए कहा, मुझे घूरने से कुछ नहीं होने वाला, तुम हमारे साथ चंडीगढ़ नहीं आ रही हो। सताक्षी गुस्से से, और ये तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली? मैं समक्ष की गर्लफ्रेंड हूँ, वो मेरे बिना कहीं नहीं जाएगा। वन्या मुस्कुराते हुए, बड़ी मोटी चमड़ी की ढीठ हो और अकल से पैदल भी, जिससे तुम पूछ रही हो ना कि वो कौन है, मैं तुम्हारे ना हो सके बॉयफ्रेंड की बीवी हूँ। सताक्षी हंसते हुए, ढीठ कहा है ना तुमने, मुझे देखना, ये ढीठ अगले 15 दिनों में तुम्हारी शादी तोड़ देगी और तब समक्ष सिर्फ मेरा होगा। ये कहकर वो चली गई। वन्या को ना जाने क्यों सताक्षी की बातों में विश्वास नजर आया, उसका दिल ये सोचकर डर गया कि उसकी शादी टूट जाएगी। वन्या कड़वाहट से मुस्कुराते हुए, ये शादी का टूटना बहुत पहले से तय है, तुम क्या तोड़ोगी? लेकिन जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता, मैं जो करने आई हूँ वो नहीं करती, तब तक तुम क्या, मुझे यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। उसके बाद चाहे समक्ष तुम्हारा हो या किसी और का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अपने आप से कहा वन्या ने, यही तय हुआ है, अब तू मंजिल के इतने करीब आकर भटक नहीं सकती। वन्या और समक्ष चंडीगढ़ पहुंचे तो वन्या ने कहा, मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दो। समक्ष, क्यों? वन्या, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। समक्ष ने उसके कहने पर उसे वहां छोड़ दिया और पूछा कि वो कब तक यहाँ रहेगी। वन्या, मैं यहाँ से माँ के घर जाऊंगी उनसे मिलने, उसके बाद शाम को उस घर जो आपने दिखाया है अभी। समक्ष, मैं तुमसे रात को मिलता हूँ घर पर। फिर उसका माथा चूम कर कहा, अपना ख्याल रखना। ये कहकर समक्ष और वन्या अपने अपने रास्ते चले गए। वन्या यूनिवर्सिटी के अंदर गई और थोड़ी देर बाद बाहर आकर टैक्सी में बैठ जंगल की तरफ चली गई। जंगल में वो एक छोटे से घर में गई, तभी उसने एक लड़के के हाथ में से बंदूक ले अपने पीछे वाले लड़के को शूट कर दिया। आगे जाने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ।